करेंगे रियल नंबर का लास्ट पार्ट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके लिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इसे समझने के लिए हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर क्या थे आपको याद होगा, जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने रेशनल नंबर पढ़े थे। और साथ के साथ हमने लास्ट लेक्चर में एक और कंडीशन पढ़ी थी, पी और क्यू ये जो होते हैं ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। ये भी हमने क्या था, रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू में लिखा जाता है, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए। और साथ के साथ पी और क्यू ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। इट मीन्स पी और क्यू में कॉमन जो फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, ये रेशनल नंबर होते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये 2 टाइप का होता है। आई रिपीट, किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये 2 टाइप का होता है। अब कौन से 2 टाइप होते हैं? हमारा चैप्टर का नाम क्या था? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखो मैंने आपको क्या बताया, किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, ये रेशनल नंबर है, इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो ये 2 टाइप का होगा। एक तो टर्मिनेटिंग होगा, एक तो ये टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आप सोच रहे हो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। देखो आपको डिवाइड करना आता है ना, हम कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने मान लिया 3 को 5 से डिवाइड किया, कर सकते हो डिवाइड। क्या करेंगे हम, यहां पर 0 लेंगे और यहां पर पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 3 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने पॉइंट लगा के 0 लगा दी। तो 5 6 30 डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर 0। अब मैं एक और डिवाइड करती हूँ। अब ये मैं सोचना मैम कर क्या रहे हैं, हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझिए। मान लो हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखो 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट और 0। 3 6 18, फिर से इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो 2 अगेन 0, क्योंकि पॉइंट हम लगा चुके हैं। तो 3 6 18, फिर से सब्ट्रैक्ट किया 2 अगेन 0 लगाए, 3 6 18। ये आप इस तरह से करते रहोगे तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, 0.6666 एंड सो ऑन, यानी ये रिपीट होता रहेगा। अब देखो मैंने 2 डिवाइड किए, एक तो 3 को 5 से, दूसरा 2 को 3 से। दोनों में क्या चेंज आपको लग रहा है, कुछ लग रहा है आपको चेंज? दोनों में यहाँ पर चेंज क्या है कि अगर हम 3 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन 0.6 पे खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। लेकिन अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ओके, आई रिपीट, जब हम 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आए, चाहे वो पॉइंट के बाद ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स नहीं आना चाहिए। अब यहां पर पॉइंट आ रहा है, हम कोई और वैल्यू लेते हैं, मान लिया हमने 3 1 लिया, 5 6 30, 1 पॉइंट लगाया 0। अब ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद भी कई बार क्या होता है, कुछ वैल्यू होती है जो खत्म ही नहीं होती, रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे हमने यहां पर किया, हमने यहाँ पॉइंट लगाया 0 लगा दी, 5 2 10, तो सॉल्यूशन क्या है, 6.2 रिमाइंडर 0। ओके, मैं फिर से इस स्टेप को रिपीट कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा 2 5 या 10 सिर्फ इसी टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास पॉइंट भी आ सकता है, पॉइंट के बाद वैल्यू भी अगर हम सोल्व करें तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी होती है कि कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाने के बाद भी हमारे पास वैल्यू चलती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती, या ये कह सकते हैं कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता। ओके, तो जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए,
देन वो वैल्यू क्या कहते हैं, हमारी टर्मिनेटिंग कहलाती है। और अगर रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आ रहा तो वो वैल्यू, वो रेशनल नंबर क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में एक बात और लिखी जाती है, बट रिपीटिंग। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उसमें एक और वर्ड लिखा जाता है, बट रिपीटिंग। अब इसका मीन्स क्या है, देखो यहाँ सॉल्यूशन क्या है, 0.666 एंड सो ऑन, यानी 6 क्या रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग यानी रिपीट होगा। जब भी रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए तो वो रिपीटिंग में जरूर होगा, यानी वो रिपीट जरूर होगा। तो यहाँ पर देखो 6 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन 0.666 एंड सो ऑन आ रहा है, इसे हम 0.6 का बार भी लिख सकते हैं। ये ऊपर जो मैंने लाइन लगाई है ना, इसका मीन्स होता है बार। इट मीन्स 6 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.6 के ऊपर बार का साइन लगा दिया। ओके, इसका मीन्स क्या हुआ, 6 रिपीट हो रहा है, तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो रिपीटिंग होगा। ओके, क्लियर। रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन, हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल डेसिमल का मीन्स क्या हुआ, पॉइंट्स। अब रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिमाइंडर 0 ना आए, वैल्यू चलती रहे, किसी भी तरह से आप बोल सकते हो, तो ये रेशनल नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। क्लियर, आगे समझ में यहाँ तक। ये तो हमने सिंपल सा कोई एक डिवाइड किया था। अब देखो हम एक थ्योरम करते हैं, थ्योरम का प्रूफ नहीं है, सिर्फ मैं आपको थ्योरम का स्टेप समझा रही हूँ। यानी हमारे जो क्वेश्चन होंगे, ये तो हमने डिवाइड करके बता दिया। अब हमने यहाँ पर डिवाइड किया वैल्यू को, तो हमें पता चला कि ये टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिसमें आप बिना डिवाइड किए ही ये बता सकते हो कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, रिपीट, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उस कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट ही ये बता सकते हो कि हमारा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, उसे आप थ्योरम भी कह सकते हो। कॉन्सेप्ट है हमारा, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर, मानिए एक्स कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। एक स्टेप कह लो कि एक डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग को बताने की। एक्स एक रेशनल नंबर है। अब अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। ये हमारे पास जैसे ही रेशनल नंबर आ गया तो ये सारी वैल्यू हमें पता है। वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, अब हमें ये भी गिवन है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट है। टर्मिनेट्स का मीन्स जब हम p को q से डिवाइड करेंगे, q डिवाइड्स p, देन जो सॉल्यूशन आएगा वो पॉइंट्स के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो x को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ये मैंने आपको बता ही दिया कि रेशनल नंबर है तो को प्राइम होंगे p और q। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अब देखो एंड द, ये अगर रेशनल नंबर है और हमें दे दिया कि ये टर्मिनेट है, देन हमारे पास जो कंडीशन होगी, बिना कैलकुलेशन के, बिना डिवाइड किए हम कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्यू क्या था हमारे पास, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, यानी अपॉन में जो वैल्यू है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, यानी क्यू हमारे पास एक नंबर होगा, उस नंबर के हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। अगर ऐसा है यानी p अपॉन ऊपर की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होनी चाहिए, देन जो हमारे पास रेशनल नंबर होगा वो रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा। आया समझ में। Where n m are नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, मैंने आपको इंटीजर्स बताए थे, इंटीजर्स जिन्हें i या z से लिखा जाता है। इसमें क्या आती है, 0, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। ये मैंने आपको ये भी बताया था, पॉजिटिव को प्लस वी लिखा जाता है, नेगेटिव को माइनस वी से लिखा जाता है।
यानी इसमें 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू आएंगी। अब हमारे पास है क्या लिखा गया, NMR नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मीन्स पॉजिटिव, इसे आप नॉन नेगेटिव भी लिख सकते हो, इसका मीन्स होता है पॉजिटिव। अब नॉन नेगेटिव माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव के अलावा उसमें 0 भी इंक्लूड होगा। अब माइनस नहीं होना चाहिए, यानी ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। जो तो m और n की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या होता है, होल नंबर होते हैं। तो m और n हमारे पास क्या, होल नंबर है। ओके, जहां पर m और n होल नंबर है। अब देखो मैं फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट करूं, हमें गिवन क्या है, समझ में आ रहा है ना। देखो मैं इसी को रिपीट करती हूँ फिर से। क्वेश्चन गिवन है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का मीन्स p अपॉन q की फॉर्म में, q 0 नहीं होना चाहिए, p और q हमारे पास को प्राइम होने चाहिए। तो ये नंबर टर्मिनेट होगा कब होगा, देन x इज टर्मिनेटिंग। तो x टर्मिनेटिंग होगा इफ, कब होगा, अगर q की जो वैल्यू है, q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इज ऑफ दी फॉर्म, किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। अगर q के प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है तो x टर्मिनेटिंग होगा, जहां पर n और m दोनों के दोनों क्या हुए हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या इसे हम होल नंबर भी लिख सकते हैं। अब होल नंबर क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया 0 1 2 3 की फॉर्म में होते हैं। देखो मान लो हमने कोई एक नंबर लिया 24/15, अब बिना कैलकुलेशन के, बिना डिवाइड के ये बताना कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो 24, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। मैंने एक छोटा सा नंबर लिया, लार्ज वैल्यू नहीं ली, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 5 या 15। देखो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो क्यू की वैल्यू है, ये क्यू है, क्यू की जो वैल्यू है वो 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है ना। अब ये नहीं लिखोगे कि यहाँ 3 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पहले इसे सिंप्लीफाई करोगे, समझ में आया। आप डायरेक्ट ये नहीं लिख दोगे कि यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर नहीं आ रहा या 5 रेज़ टू पावर आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप पहले इसे सिंप्लीफाई करोगे, हमने सिंप्लीफाई किया तो 3 8 जा 24, क्या आया हमारे पास 8/5। अब ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, यस ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अभी भी आपकी एक कंफ्यूजन होती है, अभी भी आपका एक डाउट आता है यहाँ पर। आप लोगों का डाउट क्या होता है कि मैम आपने तो बताया था कि जो क्यू की वैल्यू है, क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n तो आ नहीं रहा, 5 की पावर तो 1 आ गया, लेकिन 2 की पावर नहीं आ रहा। इसे हम 2 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 रेज़ टू पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर अगर हम 0 करें तो वो सॉल्यूशन 1 होता है, ये आपको पता है। अगर हमने 8/5 लिखा, यहाँ पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 5 5, तो इस 1 को हम 2 की पावर में चेंज करने के लिए 2 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1। तो n की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, m की वैल्यू 1 होगी। इसलिए अगर यहाँ पर 2 नहीं है या 5 नहीं है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि ये 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m में नहीं है, तो ये तब भी ये 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m में होगा। क्यों होगा उसका कारण आपको पता चला। अब 24/15, इसका सॉल्यूशन था 24/3 मल्टीप्लाई 5, 3 आ गया तो हम डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर 3 हमारा कैंसिल हो रहा है तो ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, अगर 3 कैंसिल नहीं हो रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। समझ में आया ना, यही हमारी थ्योरम थी, यही हमारा कॉन्सेप्ट था। आगे समझ में। अब एक और देखो, इसी का इनवर्स क्या सकते हो आप, x इज इक्वल टू p अपॉन q। और मैं ये सब इसलिए समझा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा सकती हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन का सीधा आपको आंसर बता दिया, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन का एक रट्टा लगाना सिर्फ
कि हमें क्वेश्चन का रट्टा लगाना है, हम डिवाइड कर ले या हमें ये पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा नहीं करोगे, आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझोगे, देन उसको जब आप उसके क्वेश्चन करोगे तो आपको बिना सोचे समझे उनके आंसर पता होंगे। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी, आप मेरे से पहले उनके सॉल्यूशन निकालोगे। लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी ए रेशनल नंबर। x एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो हमें पता है p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाता है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, और ये भी हमें पता है कि उसके q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2n 5m में होने चाहिए। वेयर nm आर नॉन एक्टिव इंटीजर, n और m होल नंबर होते हैं यानी नॉन एक्टिव इंटीजर है। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। देखो दोनों में चेंज किया है, यहाँ पर हमने किया था और सेम यहाँ पर लिखा है, दोनों में कोई चेंज लग रहा है। यहाँ पर जो हमने लिखा था वो लिखा था पहले टर्मिनेट, देन लिखा था कि उसमें क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2n 5m में होना चाहिए। यानी हमारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो टर्मिनेट होगा यदि क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है। यहाँ पर सेकंड थ्योरम में क्या लिखा है कि अगर क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन 2n 5m की फॉर्म में है तो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट होगा ही होगा। दोनों का मीन्स तो सेम हुआ ना कि अगर टर्मिनेट है तो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन 2n 5m में होना चाहिए, और अगर क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन 2n 5m में है तो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट होगा। दोनों में कोई चेंज नहीं है ना, दोनों सेम ही है। तो ये तो होगा हमारा सेकंड पार्ट, यानी फर्स्ट का ही कन्वर्स कह सकते हो। यहाँ पर मैंने एक और कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। अब देखो ये तो हमने कर लिया कि अगर क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन 2n 5m में है तो वो टर्मिनेट होगा, ये तो हम कर चुके हैं। लेकिन अब इसको अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n 5m, यानी क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है। इट मीन्स क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई और भी प्राइम फैक्टर अगर आ रहा है तो गिवन जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। देन जो रेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। आगे समझ में? और अगर नॉन टर्मिनेट है तो साथ में क्या लिखना है आपको, एंड रिपीटिंग, और साथ के साथ वो रिपीटिंग भी होगा। ओके क्लियर? समझ में आया कि हमें आज के टॉपिक में करना क्या है, हमें क्वेश्चन जो करने हैं उन क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये आपको पता चला ना। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो डायरेक्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें डिवीजन को करना नहीं है, उसे किए बिना स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर जो है उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। और आई थिंक मेरे क्वेश्चन को रीड करते करते आपने सॉल्यूशन भी कर लिए होंगे नीचे गिवन क्वेश्चन के। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13/31/25। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है। ऊपर की वैल्यू हमारे पास क्या है उससे कोई मीन्स नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो 3125, हम सबसे पहले ये क्यू है ना हमारे पास, क्यू की वैल्यू क्या है 3125। हमें क्या करने हैं, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पता है लेकिन मैं आपको करके बता रही हूँ। 3125 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले हमें पता ना, अगर लास्ट में 0 और 5 आ रहा तो 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 6 जा 30, 1 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 आ रहा है तो हम फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
5 5 या 25, अगेन 5 25, अगेन 5 and 5 and 5 and 1। तो 3 1 2 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए? 5 रेज़ टू पावर 5। तो हमारे क्वेश्चन को यानी फर्स्ट पार्ट को हम 13/3125, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 13/5 रेज़ टू पावर 5। अब अगर डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m आ जाए तो वो क्या होगा? हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। तो ये नंबर हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। आगे समझ में? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर नहीं है तो उसमें हम 2 रेज़ टू पावर 0, इसका मीन्स है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 0 है, तो n की वैल्यू 0, m की वैल्यू 5। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखो इसका, 17/8। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? आप बता सकते हो। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 जा 4 2 जा 8, या 17 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में है। इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? अब एक नॉन टर्मिनेटिंग का देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन पिक करें? मान लो हम ये ले रहे हैं 29/343, हमने एक नंबर लिया 29/343। 343 किसके टेबल में आता है? क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करें। क्यू हमारे पास क्या है? 343 है, ये हमारा 5th पार्ट है। क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्ट्स में, 3 और 4 7, 7 और 3 10, इन नंबर को प्लस किया 10। 3 के टेबल में 10 नहीं आता ना, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 4 6 8 से वही नंबर डिवाइड होंगे जो इवन नंबर होंगे। 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? 7 4 जा 28, 6 3 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 7। तो 3 4 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन के तो हमारे पास क्या है? 7 क्यूब। कैंसिल नहीं हो रहा ना, सिंप्लीफाई करें तो यही सॉल्यूशन आएगा। अब क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, ये हमारे पास इज नॉट इक्वल टू, किस फॉर्म में नहीं है? 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में नहीं है। इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, इज नॉट ऑफ द फॉर्म, ये लिख सकते हो, फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। और अगर ऐसा नहीं है तो जो रेशनल नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। 343 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ आपको ये वर्डिंग भी लिखनी है, बट रिपीटिंग। आगे समझ में? आसान से है ना? क्वेश्चन को देख के हमें लग रहा था कि हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे। 13 को 3125 से हमें तो टेबल ही नहीं आता 3125 का, तो आपको डिवाइड नहीं करना, आपको बिना डिवाइड के ही ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गया ना? अब देखो मैं आपसे पूछूं ना ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप डायरेक्ट फटाफट आंसर दोगे कि मैम ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पता चल रहा ना? दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। रीजन यहाँ पे 3 5 जा 15, लेकिन 3 2 जा 6 कैंसिल भी तो हो रहा है ना, तो ये क्या हुआ हमारे पास? टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? 50 10 5 जा 50, 10 टर्मिनेटिंग में ही आता है क्योंकि 2 5 जा 10, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? तो आपको देखो अब हमें फटाफट हमने सभी के आंसर बता दिए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अब देखो एक और बात, अगर टर्मिनेटिंग है, हमने देखो डिवाइड किए थे कुछ नंबर को, कुछ नंबर हमने डिवाइड किए थे अभी। जैसे मान लो हम ले रहे हैं कोई एक नंबर 2 4 6 8,
इसे हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 4 जा 20। अब मैं क्या करवा रही हूँ, इसी का एक एग्जांपल है 4 6, 5 9 जा 45, 1 8, 5 3 जा 15, और नेक्स्ट हमने किया 3 0, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और 0 लगा दी, 5 6 जा 30। ओके, अब देखो 2 4 6 8 को 5 से डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या रहा है 493.6। ये हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता आ रहा है कि पॉइंट के बाद एक ही अक्षर आ रहा है। आई रिपीट, हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमें यह पता चला कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही है, एक ही डिजिट आ रही है, एक ही आ रही है ना। मान लो हम कुछ किसी और वैल्यू को डिवाइड करते हैं, किसी और वैल्यू को हम मान लिया हमारे पास कोई और रेशनल नंबर है, तो उससे बिना डिवाइड किए ये बताना कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी, ये बता सकते हो आप। बिना डिवाइड किए ये बताना किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर के लिए, आई रिपीट, किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर के लिए बिना डिवाइड किए ये बताना कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी डिजिट आएंगी। यानी टर्मिनेटिंग नंबर, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन कितने डेसिमल प्लेस पे वो टर्मिनेट होगा। आई रिपीट, कितने डेसिमल प्लेस पर वो टर्मिनेट होगा। हमारा ये टर्मिनेटिंग नंबर आया था, हमने 3 क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट टर्मिनेट आया था 13/3125। तो इसमें हमें ये बताना कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे, देखो इतना बड़ा डिवाइड करना तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप ये बता सकते हो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगी, कितने अक्षर आएंगे, कितने नंबर आएंगे, नहीं बता सकते ना। लेकिन देखो मैं आपको एक फिर से बता रही हूँ कॉन्सेप्ट एक नया, जिसमें आप बिना डिवाइड किए ये बता सकते हो कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी डिजिट आएंगी। कैसे, यहाँ देखो ये 2⁻0 है, 5⁻5 है, यानी n की वैल्यू 0, m की वैल्यू 5। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है, m की है। हमारे पास n और m में से जो भी बड़ा होगा, बड़ा कौन सा है, m बड़ा है, तो m की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद हमारे पास 5 डिजिट आएंगी। टर्मिनेटिंग है तो ये 5th जो डिजिट आएगी, यहाँ पर डिवाइड कंप्लीट खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। करके देखना चाहते हो तो आप करके इसे ट्राई करो, आपको पता चलेगा। हम कोई एक छोटा सा नंबर लेते हैं जिसे हम डिवाइड करें, जैसे यहाँ पर है 17/2⁻3, ये टर्मिनेटिंग नंबर आया। हमने नंबर क्या लिया, 17/2⁻3, यानी 17/8 नंबर था हमारे पास। अब ये नंबर टर्मिनेटिंग आ गया, ये तो हमें पता है। अब बिना डिवाइड किए ये बताना कि ये कितने प्लेस तक टर्मिनेटिंग होगा, कितने डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पर इसे जब हमने सॉल्व किया तो 17/2⁻3, इसमें 5 नहीं आ रहा, तो हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। हो सकता है 5 आए, हम एक और नंबर लेके करेंगे तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 0 है। इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 3 वाली, 3 ग्रेटर देन 0 है ना। तो हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी, यानी डेसिमल प्लेस टर्मिनेटिंग होगा हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस के लिए। ओके, देखो इसे डिवाइड करके देखें, 17 और 8, 8 2 जा 16, 1 पॉइंट लगाया 0 लगाई, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। तो पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी डिजिट आई, 3। मैंने आपको ये बताया था ना कि जो नंबर बड़ा होगा पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट आएंगी टर्मिनेटिंग के लिए। क्लियर। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और है हमारे पास, गिवन क्वेश्चन, जैसे ये वाला पार्ट देखो, 7th पार्ट, सॉरी, जैसे ये देखो 6th पार्ट में हमारे पास क्या टर्मिनेटिंग है, ये हमें पता है। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी, 2⁻3, 5⁻2। 3 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, इट मीन्स पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी। ओके, अब देखो इसको आप एक और प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, जो कि आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उनमें भी डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बता सकते हो। देखो हम यही क्वेश्चन ले रहे हैं, 23/2⁻3, 5⁻2, 23/2⁻3, 5⁻2।
अब वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी, लेकिन अब सेम क्वेश्चन मैं आपसे फिर से रिपीट करूं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो आएंगी, लेकिन वो डिजिट होंगी क्या, अब ये भी मैं आपको बता दूं। आई रिपीट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वो 3 डिजिट होंगी क्या, अब इसको कैसे बताएंगे, समझ रहे ना। हम एक के बाद एक स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमने किया टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म आ रही है तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन उसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे देन। फिर हमने किया कि अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो इट मीन्स वो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद कितनी प्लेस पे वो खत्म हो रहा है डिवाइड, तो ये भी हमें पता चल गया कि n और m में से जो नंबर बड़ा है वहां उतने पॉइंट के बाद उतने प्लेस पे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद वो हमें ये तो पता चल गया कि 3 प्लेस पे खत्म हो रहा है या 4 प्लेस पे, लेकिन वो नंबर होगा क्या, कैलकुलेशन करने पे यानी डिवाइड करने पे वो नंबर आएगा क्या। हम डिवाइड नहीं करेंगे, बिना डिवाइड किए ही ये नंबर बता देंगे। तो देखो 23 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 2। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सिंपल सा मेथड बता रही हूँ, ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इनकी पावर को इक्वल करना होगा, और इक्वल करने का प्रोसेस क्या होगा, जो पावर कम है ना उस पावर को इक्वल करेंगे, ज्यादा की पावर को कम नहीं करेंगे, कम की पावर को ज्यादा करेंगे। जैसे देखो 2 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 2, पावर कौन सी कम है, 5 की पावर कम है, कितनी कम है, 1 कम है, 5 की पावर 1 1 कम है ना, तो हमने 5 को मल्टीपल कर दिया तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। अगर हमने मल्टीपल किया है अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में मल्टीपल किया है तो मल्टीपल ऊपर की वैल्यू में भी मल्टीपल करेंगे, ताकि ये 5 से 5 कैंसिल हो जाए और सेम क्वेश्चन, क्योंकि हम तो क्वेश्चन को तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो हमने क्या किया 23 2 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 2, जो पावर कम थी जितनी कम थी उसे अपॉन में डिनोमिनेटर में ही उतना ऐड कर दिया, ऐड करने का मीन्स उसे उसी फॉर्म में मल्टीपल कर दिया। तो यहाँ पर अगर अपॉन में मल्टीपल किया तो ऊपर की वैल्यू में भी मल्टीपल करेंगे, 23 को 5 से मल्टीपल किया तो 115, नीचे हमारी पावर सेम होगी ना। अब देखो 115 पावर सेम है, 2 की पावर 3 5 की पावर 3, अगर दोनों पावर सेम है तो हम पावर को एक साथ भी लिख सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 115, 2 5 कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मीन्स क्या होता है 1 0 0 0, यानी 1 के बाद 0 3 टाइम आएंगी, 10 की पावर 3 का ये मीन्स हुआ ना। अब देखो जब हम 10 से किसी भी वैल्यू को हम 10 से डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, कितने जीरो है, 1 जीरो है डिवाइड में, तो हम एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा देंगे, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहां से काउंट करना है आपको। अगर हमारे पास 15/100 है, अपॉन में कितने जीरो है 2 जीरो, तो पीछे से काउंट करो 1 2 1 2, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अगर 15/1000 है तो हमारे पास 3 डिजिट के बाद जीरो पॉइंट आना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 ही डिजिट है, हमें यहाँ से काउंट करना है 1 2, तीसरी डिजिट कैसे लेके आएंगे 0 और पॉइंट। इसी तरह से अगर 15/10,000 है तो हमारे पास 15 है, लेकिन पॉइंट कहाँ पर लगाना है 1 2 3 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 ऐसे करते हैं ना। तो देखो 115 अपॉन 1000, तो 115 कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इट मीन्स 0.115। तो हमारा सॉल्यूशन पता चला ना, ये हमें पता था पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट आएंगी, लेकिन वो डिजिट होंगी क्या 0.115 होगी। ओके, ये तो मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि पॉइंट के बाद सॉल्यूशन क्या आएगा, पॉइंट के बाद क्या पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या होगा ये आप बता सकते हो। ओके क्लियर, आगे समझ में। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था 13/3125, 13/3125 ये नंबर था, तो पॉइंट के बाद इसका यानी इसको डिवाइड करेंगे तो काफी लेंथी है हमें पता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं बिना डिवाइड किए इसका सॉल्यूशन बता सकती हूँ, आप भी बता सकते हो। 13/3125
13 3 1 2 5। जब हमने क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे तो 5 रेज टू पावर 5 आया था हमारे पास। ओके, 2 रेज टू पावर नहीं है, 2 रेज टू पावर 0 है यहाँ पर। हमें क्या चाहिए, 2 रेज टू पावर 5 चाहिए, पावर सेम करनी है। तो अगर अपोन में 2 रेज टू पावर 5 किया तो मल्टीपल में भी 2 रेज टू पावर 5 कर दिया। 2 रेज टू पावर 5 का मीन्स क्या होता है, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 32। वेरी गुड। 5 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5, तो इसे हम 10 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। 32 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो देखो 13 2 जा 26। आप इस तरह से भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 3 जा 39, 39 और 2 41 अपॉन 10 रेज टू पावर 5, यानी 1 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 4 1 6। पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा, 5, 1 2 3 4 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 0.00416। ये इसका डिवाइड करने पे सॉल्यूशन होगा। आगे समझ में क्लियर? आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये रियल नंबर चैप्टर का लास्ट पार्ट था। रियल नंबर चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।